माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके लिए जो आपका सबसे यूजफुल कोड था BHIC 133 मोस्ट में क्वेश्चंस के लिए, तो ये BHIC 133 का कोड आज मैं लेके आया हूँ, जिसमें से मैंने हैंड रिटेन एंड टेक्स्ट के साथ जो कि इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए ये नोट्स बनाया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो को देखना, एक ही बार देखना, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट वीडियो को देखना है और क्या करना है, लास्ट में आपको ये पीडीएफ लेना है मुझसे। ये खुद से अभी प्रॉमिस करके वीडियो को देखिएगा, बहुत ही फायदा होगा। सच में ये टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने मोस्ट क्वेश्चन इसमें लिया है जो आपके एग्जाम में दिखना ही है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर चैनल में न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और ये भी बताना स्टूडेंट्स, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा सिटीज देख रहे हैं, मुझे पता चले मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच गया है। और फिर से बता दूं, ये आपका कोड BHIC 133 है। ये आपका टाइटल है भारत का इतिहास। लगभग 1206 से लेकर 1707 तक की इसमें कहानी है, हिस्टोरी है, इतिहास है। चलिए अब देखिए, अब आपको यहाँ पर समझने से पहले आपको क्या करना है, अपने आप को खुद को 1206 ईस्वी में लेके चले जाना है। अभी आप कौन सा ईस्वी में हो, अब देख सकते हो। अभी आप मान लो 2025 में हो, 25 एंड होने वाला है। अब अपने आप को ये तुलना करो 1206 ईस्वी में, अब वहां पहुंच गए हो, मतलब बहुत पीछे। उस समय का इतिहास, उस समय की बात है, उस समय की बात समझोगे, उस समय का एक क्वेश्चन को देखोगे, तो इसी से क्या होगा, आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेंगे। और इनका है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम में लिखेंगे। दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले हैं या जून 26 में एग्जाम देंगे स्टूडेंट, आप दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए सबसे स्टार्टिंग में आपको हैंड रिटेन में पीडीएफ दिखा देता, और ये PYQ के मैंने देख लिया, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें मैंने लिया है यहाँ पे। और ये देखिए, विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए क्या है, विजयनगर साम्राज्य 1336 से दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित था। इसकी स्थापना हरिहर ने किया, यानी विजयनगर जो साम्राज्य है, इनकी स्थापना किसने किया, हरिहर नामक व्यक्ति ने किया। इन्हें हक्का के नाम से भी जाना जाता है, हरिहर को हक्का भी कहते थे या जाना जाता है अभी भी, है ना। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। अब सोच लो क्यों कहा जाता है, ये विजयनगर जो है, इस साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य भी कहता है। क्यों, क्योंकि यह एक मध्यकालीन हिंदू साम्राज्य था जिसने भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया। और ये कर्नाटक साम्राज्य इसलिए कि ये जगह कर्नाटक के आसपास है। इस साम्राज्य का नाम विजयनगर की राजधानी के नाम पर पड़ा। आधुनिक विश्व विरासत स्थल हम्पी, जो कि वर्तमान में एक खंडहर में बदल चुका है, ये जगह आधुनिक कर्नाटक, अब देखो क्या है, आधुनिक कर्नाटक, अभी के कर्नाटक भारत में ये अवस्थित है। यहाँ पर विविध साम्राज्यों ने 1646 ईस्वी तक शासन कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसका अस्तित्व क्या हो गया, बना रहा। इस साम्राज्य में त्रिचनापल्ली, मैसूर, कन्नड़ा और चिंगलपेट और कांचीवरम के प्रदेश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयों की चर्चा करें। तो हुमायूं का स्टार्टिंग में क्या कठिनाई थी, जब शासक बने, उसको क्या कठिनाई मिला। ठीक है, समझिए ध्यान से, एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। हुमायूं का जो जन्म हुआ वो 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ, अफगानिस्तान में। और इनके ये अफगानिस्तान के ही बड़े शहर काबुल में हुआ था। हुमायूं के जो पिता थे, पिता का नाम बाबर और माता का नाम महिला बेगम था। अब मतलब समझ लो कि बाबर का जो पुत्र वो कौन था, हुमायूं, और उनकी माता का नाम बेगम था। हुमायूं 18 वर्ष की आयु में योद्धा में भागना शुरू कर दिया था।
हुमायूं जब 18 साल के थे उसी समय युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया था। अब हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां क्या है ये देखिए। हुमायूं के पिता बाबर लगभग चार वर्षों तक भारत पर शासन किया, जिसमें उसने क्या कई युद्ध किए और उसमें सफलता भी हासिल किया। फिर बाबर भी की मृत्यु हो गई। जैसे ही बाबर की अचानक बाबर की मृत्यु हो गई, जैसे ही बाबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद राज का बागडोर उसके पुत्र हुमायूं के पास आ गया। उसके बाद उसके जो सामने कई चुनौतियां आ गई, जिसे संभालने के लिए उसे पूरी तरह से वो संभालने के लिए वो तैयार नहीं था। उसके सामने पहली चुनौती जो आई वो थी प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, क्योंकि वो छोटा था। जिस समय उसकी मृत्यु हुई पापा के तो पिताजी का मृत्यु हुआ उस समय वो छोटा था, जिस समय कंप्लीट वो यानी शासन को जाने लायक नहीं बना था। ठीक है, उसके सामने बहुत सारे चुनौती का आ गया, युद्ध देखना, प्रशासन देखना। जैसे ही ये चुनौती उसके सामने आई तो वो सही कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी उनके पिता के द्वारा बनाया गया प्रशासन और सेना बहुत ही समझदार था। उसने हुमायूं का पूरा समर्थन किया, हौसला दिया। दूसरी चुनौती थी साम्राज्य का विभाजन करना, है ना? साम्राज्य का विभाजन करना उसकी क्या थी, दूसरी चुनौती थी हुमायूं का। क्योंकि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदा। जैसे ही हुमायूं अपने भाइयों को साम्राज्य बांट दिया, तैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। ठीक है ना? मुगल साम्राज्य का अलग अलग, जब मान के चलो कि शासन अगर अलग अलग हाथों में चले जाए और शासन का अलग अलग जिम्मेदारी, ये मतलब शासन बांट लिया जाए, है ना? शासन में अलग अलग स्थान को अलग अलग, जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में 4 लोग अगर शासन करेगा तो कमजोर नहीं होगा? सब लोग अलग अलग टाइप से सोचेंगे। तो कहने का मतलब ये समझ लो कि ये बांटा जब गया तो साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया, छोटा बन गया। तीसरी चुनौती थी वित्तीय संकट, क्योंकि उसके पिता ने युद्ध में बहुत सी अधिक धन खर्च किए थे, जिससे राजकोष खाली पड़ा था। अब पैसा ही नहीं रहेगा, आय ही नहीं रहेगा घर में, या फिर धन ही नहीं रहेगा, तो अब कैसे आगे बढ़ेगा साम्राज्य, है ना? साम्राज्य मजबूत कैसे रहेगा? साम्राज्य कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएगा? अब बताओ, हुमायूं ने बहुत ही संघर्ष किया, संघर्ष करके धन को इकट्ठा किया, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा ताकि साम्राज्य चल सके और लोगों का विश्वास जीत सके, सैनिकों को वेतन दे सके। इस तरह से लगातार मेहनत करके अंतिम में महान सम्राट बना हुमायूं। हुमायूं फिर भी हार नहीं माने और अंत में ये बहुत ही महान सम्राट बना। अब आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है खिलाफत तथा दिल्ली सल्तनत। इस पर टिप्पणी करने के लिए दिया जा सकता है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी के आक्रमण के साथ शुरू हुई थी। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पे आक्रमण किया और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शुरुआत किया, स्थापना किया। वो बड़ी संख्या में अपने साथ गुलामों को लेकर आया, उन्हें अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद कई राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इस लेख में हमने क्रम में दिल्ली सल्तनत की समय रेखा और दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण प्रदान किए हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की अचानक क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, मृत्यु हो जाती है। इनके पश्चात उसके 3 महत्वपूर्ण सेनापति ताजुद्दीन, यल्दूज, नसरुद्दीन कुबाचायन, कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच सर्वोच्चता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। यल्दूज के पास अफगानिस्तान और सिंध के बीच मार्ग पर स्थित करम तथा संकुरन के क्षेत्र थे। कोबाचा का उच्च पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था, जबकि ऐबक को पहले से ही मोहम्मद गौरी द्वारा गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जा चुका था। वह भारत स्थित तुर्क सेना की सेनापति भी था। तकनीकी तौर पर वो अभी भी एक गुलाम ही था, किंतु उसके मालिक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के तुरंत बाद उसको सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई। औपचारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना एक स्वतंत्र पहचान के रूप में इस घटना से की जाती है। आगामी घटनाक्रम ने इसे वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। ऐबक के उत्तराधिकारी के रूप में उसके जो दामाद इल्तुतमिश ने गद्दी को क्या किया, संभाला और वह अपनी राजधानी वापस दिल्ली ले गया। तुर्कों द्वारा विजित क्षेत्र उनके नियंत्रण से बाहर हो गए थे और अधीनस्थ किए गए राजपूत सरदारों ने नजराना देना बंद कर दिया था तथा उनकी प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया था। इल्तुतमिश के शासनकाल की 1/4 शताब्दी 1210 से लेकर 1236 के दौरान उन क्षेत्रों पर सल्तनत के प्रभुत्व को स्थापित करने पर बल दिया गया।
जिनको वे खो चुके थे। इल्तुतमिश ने 1215 में यल्दूस को ताइरन में पराजित कर दिया और 1217 में कोवाचा से लाहौर प्राप्त कर लिया और इसे अपने गवर्नर के अधीन कर दिया। आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ खिलाफत दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। अन्य वैष्णव भक्ति आंदोलन के समान महाराष्ट्र के वैष्णव आंदोलन पर भी भगवान भगवत पुराण का जबरदस्त असर था। इसके अतिरिक्त उन पर शैव नाथपंथियों का भी क्या था, प्रभाव था। महाराष्ट्र में जो भक्ति भक्ति का आंदोलन था, वहाँ के लोगों में नाथपंथियों का भी क्या था, प्रभाव था। 11वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान महाराष्ट्र समाज की वर्णाश्रम के अनुसार निम्न जातियों पर जिनका गहरा प्रभाव था, ये नाथपंथी काव्य रचना के लिए मराठी का उपयोग करते थे। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के भक्त संतों के अग्रणी है। उन्हें भागवत गीता पर वृहत भाष्य लिखा है। इसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक मराठी साहित्य की आरंभिक कृतियों में से एक है और महाराष्ट्र की भक्ति विचारधारा का आधार है। उन्होंने कई श्लोकों का भी रचना किया जिन्हें अभंग नाम से जाना जाता है। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति केवल मार्ग से नहीं भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। कह रहा केवल भक्ति के मार्ग से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। इसमें जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। और इसमें देखिए नामदेव जो 1270 में जन्म हुए, जिनका 1350 मृत्यु हुआ था, ये पेशे से दर्जी थे। यह माना जाता है कि वे महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत के एकेश्वरवाद आंदोलन के बीच की कड़ी थे। वे पंढरपुर में रहते थे, पर उन्होंने उत्तर भारत का भ्रमण किया और पंजाब भी गए थे। उनके भक्ति गीत भी आदि ग्रंथ में संकलित है। महाराष्ट्र में नामदेव को वारकरी परंपरा यानी वैष्णव भक्ति परंपरा से जोड़ा गया है। अब स्टूडेंट्स, अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आपका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी कई बार रिपीट हुए हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास लगभग 3 शताब्दियों तक फैला है और यह ब्रिटेन के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने, यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार और 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जबरदस्त वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी को उस समय धन के अभूतपूर्व स्रोत तक पहुंच मिली जब उसके भारत और चीन में ब्रिटिश व्यापार पर एक अधिकार दिया गया और यह जल्द ही एक पूरी तरह से वाणिज्यिक उद्यम से अपने आप में एक साम्राज्यवादी शक्ति में बदल गई, जिसने युद्ध लड़े और दक्षिण एशिया में विशाल भूभाग पर शासन किया। उत्तरी अमेरिका उपनिवेशों में चाय की बिक्री कंपनी के वाणिज्यिक नेटवर्क का केवल एक हिस्सा थी, जो पश्चिमी बाजारों में चाय के साथ चीनी, मिट्टी के बर्तन या फिर भारतीय कैलिकों जैसे विलासिता के सामान लाती थी। लेकिन चाय के व्यापार ने जल्द ही इतिहास के मार्ग को प्रभावित किया, जब ब्रिटिश संसद द्वारा चाय पर कर और कंपनी के एकाधिकार के खिलाफ उपनिवेशवादियों को प्रतिक्रिया अमेरिकी क्रांति और संयुक्त राज्य अमेरिकी की नींव के लिए उत्प्रेरक साबित हुई। अब देखिए मुगल का व्यापारिक मार्ग कैसा था, इस पर टिप्पणी आता है। घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना आपको। मुगल व्यापारिक मार्ग, ये पॉइंट याद रखना, इसको जोड़कर कोई भी क्वेश्चन बना के आपको पूछे जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। ध्यान रखना, मुगल व्यापारिक मार्ग। मुगल साम्राज्य बहुत ही बड़ा, अद्भुत और खूबसूरत साम्राज्य था। मध्यकाल का ये मुगल साम्राज्य कब का था? मध्यकाल का सबसे खूबसूरत और बड़ा साम्राज्य था। पूरे विश्व में मुगल साम्राज्य की खूब चर्चा हो रही थी। जितनी बड़ी यह साम्राज्य थी, उतने ही अधिक यहाँ व्यापार करने का मार्ग था। मुगल साम्राज्य 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच फलता फूलता यह काल व्यापक व्यापार तथा वाणिज्य द्वारा चिन्हित था, जिसने इसकी समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल साम्राज्य के व्यापार मार्ग की बात करें तो रेशम मार्ग और भारत के उपमहाद्वीप के हलचल और बंदरगाहों के माध्यम से मसाले और कीमती रत्नों जैसे शानदार सामानों का आदान प्रदान किया जाता था। इसी वजह से मुगलों का यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बाजारों में काफी जुड़ाव था। आमतौर पर
सड़कों की देखभाल राज्य या क्षेत्र के विशेष राजा, स्वायत्त सरदार किया करते थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ फिर से समझिए। आमतौर पर आमतौर पर सड़कों की देखभाल राज्य या क्षेत्र के विशेष राजा या स्वायत्त सरदार किया करते थे, है ना। सड़कों की देखभाल कोई राजा या सरदार किया करते थे, स्वायत्त। इन मार्गों के बीच कई नदियां पड़ती थी, ठीक है। जो सड़क जो थे, व्यापार मार्ग थे, इनके बीच कई नदियां भी पड़ती थी, जिनको घाटों पर नाव द्वारा पार किया जाता था। और कभी कभी पुल भी बनाए जाते थे। इनका निर्माण और देख रेख कुलीन वर्ग क्या करता था। वर्षा ऋतु में इन सड़कों पर यात्रा करना कठिन कार्य होता था, क्योंकि मानसून के दौरान सड़कें खराब हो जाती थी। सड़कों की जो पहचान बताने और दूरी बताने के लिए राज्य ने जगह जगह पर ठोस मीनारों का भी निर्माण किया गया था। सभी प्रमुख मार्गों पर थोड़ी थोड़ी दूरी में सड़ाएं यानी कि ठहरने का स्थान होती थी। व्यापारी और यात्रियों इनमें ठहरा करते थे। और रहने के अलावा बड़ी सराहों में यात्रियों के सामान को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था थी। इनमें से मैं आपको प्रमुख मार्ग का नाम भी बता देता हूँ, जैसे कि आगरा काबुल दिल्ली मार्ग, आगरा बुरहान सूरत मार्ग, सूरत अहमदाबाद आगरा मार्ग, आगरा पटना बंगाल मार्ग, आगरा बंगाल अ, जाने मार्ग दो मार्ग थे। आगरा से मार्ग जाने के दो मार्ग थे, एक थल मार्ग और दूसरा जल मार्ग, ठीक है। तो ये देख लो। स्टूडेंट्स, विजयनगर साम्राज्य जो ये तो आपको जो मैं करवाया, ये जो मैंने आपको कराया मुगल व्यापारिक मार्ग के बारे में बताया, आपको अच्छा समझाया, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों ने 300 वर्षों तक शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य का शासन काल भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, याद ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों ने शासन किया। 4 राजवंशों से राजवंशों ने पहला था वो संगम, दूसरा सालू, तीसरा तुलु और चौथा आरबीडू राजवंश, ठीक है। तो इस विजयनगर में 4 वंशों ने शासन किया। संगम वंश का शासन काल था 1336 से 1485, सालू वंश का था 1485 से 1505 और तुलु वंश था 1505 से 1570 और आरबीडू वंश था 1570 से 1646 तक का। विजयनगर साम्राज्य की पहली उपलब्धियां था कि दक्षिण भारत में मुस्लिम शक्तियों को रोकना। दूसरी उपलब्धियां कला संस्कृति और शिक्षा का उत्कर्ष। तीसरी स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने। चौथा उपलब्धि था मजबूत अर्थव्यवस्था और, है ना। विजयनगर साम्राज्य का पतन देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी अगर आ जाए तो आप हिंट से समझ लीजिए। 1564 तक 6 सुल्तानों में से कम 3 ने विजयनगर पर अपना अपना आक्रमण शुरू कर दिया था, जिसका समाप्ति 1565 ईस्वी की शुरुआत में तालुकोटा के युद्ध में विजयनगर सैनिकों की भयानक क्षति के साथ हुआ। साथ ही विजयनगर साम्राज्य के बहुत से हिस्से को लूटा और तबाह कर दिया गया। और विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य के काल में नायक और उप आयगर व्यवस्था की प्रमुख, ये आपको नोट्स के टाइप पे आपको दे रहा है, जो मैंने खुद से बनाया था। विजयनगर साम्राज्य के काल में नायक और आयगर व्यवस्था की प्रमुखता के बावजूद नाड़ू सभा और उड़ जैसी स्थानीय संस्थाएं पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई। नायक मतलब नायकर व्यवस्था, ये क्या है। नायक मतलब नायकर व्यवस्था, ये क्या है। नायकर व्यवस्था विजयनगर के राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। सेना नायक और योद्धा नायक या फिर अमर नायक की पदवी धारण किया करते थे। नायक संस्था का गठन अध्यक्ष 2 पुर्तगाली विद्वानों द्वारा फर्नाओ नूनिस और डोमिंगो पायस द्वारा किया गया।
जिन्होंने 16वीं शताब्दी में तुलु वंश के कृष्णदेव राय और उच्चतुराय के राज्यकाल में भारत की यात्रा की थी। आगे देखिए डीसी सरकार और टीवी महालिंगम विजयनगर के नायकों को योद्धाओं के रूप में प्रस्तुत करते थे, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा सैन्य सेवा के बदले पद यानी कर दिया जाता था, और अमरनायक उस सैन्य अधिकारी यानी कि नायक को कहा जाता है जिसके अधीन निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ियां रहती थी। आयकर व्यवस्था देखिए, विजयनगर युग में यानी उस काल में स्वायत्त स्थानीय संस्थाओं को विशेष तमिल क्षेत्रों में आघात पहुंचा। विजयनगर काल से पहले कर्नाटक तक आपको पता, फिर से मैंने आपको बताता हूँ आपको, विजयनगर कर्नाटक में स्थित है अभी भी, है ना। कर्नाटक का एक स्टोरी है, वहाँ का स्टोरी है, इतिहास। और विजयनगर काल से पहले कर्नाटक तथा आंध्र में स्थानीय संस्थाओं के पास तमिल क्षेत्र की अपेक्षा कम स्वायत्त थी। विजयनगर काल में कर्नाटक में स्थानीय क्षेत्रीय डिवीजनों में बदलाव आए, फिर भी आयगर व्यवस्था जारी रही और संपूर्ण बृहत्तर क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित थी। आयगर व्यवस्था की विशिष्टता यह थी कि भूमि द्वारा आय का विशेष आवंटन तथा निश्चित नकद भुगतान पहली बार ग्रामीण सेवकों जिनका निश्चित कार्य था को किया जाता था। इसे सही से पढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लीजिए। आयगर ग्राम सेवक अथवा कर्मचारी होते थे। आयगर कौन होते थे? एक ग्राम सेवक के रूप में होते थे और या कर्मचारी के रूप में होते थे, ध्यान रखना। तथा इसके अंतर्गत परिवारों के समूह भी आ जाते थे, और ये मुखियागण, रेड्डी, घोड़ा, मनियम, लेखाकार और पहरेदार, इन्हें गांव का एक भाग या फिर गांव में एक भूखंड दे दिया जाता था। मध्यकालीन भारत, ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मध्यकालीन भारत के बारे में जोड़ के कुछ भी बड़ा। मध्यकालीन भारत या मध्ययुगीन भारत प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की अवधि को दर्शाता है। मध्यकालीन भारत इतिहास हमारे पुस्तक के अनुसार 1206 से 1707 ईस्वी 1206 से 1707 अवधि को माना जाता है। मध्यकालीन में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो 1526 ईस्वी में हुई थी। ऐतिहासिक घटनाएं इनमें घटी थी। मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन की निम्नलिखित प्रवृत्तियां हैं। पहला, अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपराएं। दूसरा, राजनीतिक वृत्तांत, दिल्ली सल्तनत। राजनीतिक वृत्तांत, मुगल संस्मरण, इंसा यानी पत्र लेखन, आधिकारिक दस्तावेज, बेसिक वेरिफिकेशन, सूफी लेखन, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा। तो ये सब क्या है? उन समय के इतिहास लेखन। अब देखिए मुगल राजपूत संबंध, देखिए ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से अगर बात किया जाए तो मंगोल शासक चंगेज खान, जो जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। और वहाँ के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से अगर बात किया जाए तो ये जो है ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हो गई थी, इनके क्या थे? वंश थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलावाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां, चंगेज खान अपनी माता से जुड़ी जितनी भी स्मृतियां थी, उन्हें स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, ठीक है। इसी वजह से वो पसंद नहीं करते थे अपने माँ को। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, इसलिए इसलिए क्योंकि उनके महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसलिए ये वही मुगल कौन थे, आप समझ में आ गया। और राजपूत, राजपूत दो शब्दों से मिलकर बना है भाई, राज और पुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। राजपूत शब्द की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में हुई थी। राजपूत ने 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच भारतीय इतिहास में एक
प्रमुख स्थान प्राप्त किया। राजपूत को हिंदू धर्म का बहुत बड़ा रक्षक भी कहा जाता है। अब मुगल राजपूत संबंध की बात करते हैं। तो मुगलों और राजपूतों के संबंधों की शुरुआत संघर्ष के हुई, लेकिन बाद में यह संघर्ष शांतिपूर्ण और मित्रतापूर्ण बन गया। मुगल शासक बाबर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर हमला किया और राजपूत संघ के प्रमुख स्थान जिसका राजपूत संघ के प्रमुख राणा सांगा ने कड़ा विरोध किया। मुगलों ने कई युद्धों में राजपूतों को हराया। अकबर के शासनकाल में राजपूतों के साथ संघर्ष कम हो गया। उन्होंने सहयोग का रास्ता अपनाया। अकबर ने राजपूतों को सम्मान और अधिकार दिए, उन्हें अपना साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा बनाया। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाया। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और पोते शाहजहां की माताएं राजपूत थी। राजपूतों ने मुगल साम्राज्य के प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल राजपूत संबंध ने कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। मुगल राजपूत संबंध भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। सुनिए, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, इसे देख लीजिएगा। गुजरात सल्तनत। गुजरात सल्तनत या गुजरात की सल्तनत पश्चिमी भारत में 15वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के वर्तमान राज्य गुजरात में स्थापित एक मध्यकालीन मुस्लिम राज्य था। गुजरात सल्तनत में, ठीक है, मुस्लिम राज्य था। इस राज्य की स्थापना सुल्तान मुजफ्फर ने किया था। वो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के साथ अपनी बहन की शादी के बाद राजसी परिवार के हो गए थे। उन्हें दिल्ली सल्तनत के तहत गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। दिल्ली सल्तनत पर तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली तबाह हो गई थी और उसका शासन काफी कमजोर हो गया था। इसलिए जफर खान ने 1407 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और औपचारिक रूप से सल्तनत की स्थापना की। अगले सुल्तान उनके पोते अहमद शाह प्रथम ने 1411 में अहमदाबाद को राजधानी बनाया। उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह द्वितीय ने स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से समझिए। अगले सुल्तान उनके पोते अहमद शाह प्रथम ने 1411 में अहमदाबाद को राजधानी बनाया। उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह द्वितीय ने अधिकांश राजपूत सरदारों को अपने अधीन कर दिया। अपनी स्वतंत्रता की स्थापना के समय से ही गुजरात को अपने पड़ोसियों मालवा, राजपूताना, खानादेश तथा बहने राज्यों के साथ चलता रहा। मालवा के साथ संबंध। मालवा के शासक गुजरात राज्य के परंपरागत शत्रु थे। 1408 में मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया और मालवा के शासक होनसांग शाह को बंदी बना लिया। यद्यपि होशंग शाह ने गुजरात राज्य के शत्रुओं के साथ मित्रता कर ली, लेकिन गुजरात के शासक अहमद शाह ने होशंग शाह की शक्ति को कुचल दिया। राजपूताना के साथ संबंध। जिस अन्य शक्ति के साथ गुजरात लगातार संघर्षरत रहा वो राजपूताना था। जिस प्रथम राजपूत राज्य को गुजरात का भाग बनाया गया वो इधर था। अहमद शाह ने शीघ्र ही डूंगरपुर जो 1433 पर अधिकार कर लिया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक 1451 से लेकर 1459 और महमूद बेग गाड़ा 1459 से 1500 तक को मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का सामना करना पड़ा। बहमनी तथा खानाबदोश के साथ संबंध। बहमनी शासक और फिरोज शाह जो 1397 से लेकर 1422 तक इन्होंने शासन किया था। और ये अभी बात गुजरात की हो रही है, याद रखना कि गुजरात शासकों के साथ मधुर संबंध बने रहे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद बहमनी 1422 से 1436 के सत्तासीन होने के साथ इस स्थिति वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 1429 में बहमनी तथा खानादेश ने झालावाड़ के शासक राय खान को शरण दिया। मंगोल समस्या।
मंगोल साम्राज्य 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य का आरंभ चंगेज खां द्वारा मंगोल की घुमंतू जनजातियों के एकीकरण से हुआ। चंगेज खान ने 1206 ईस्वी में मंगोल राज्य की स्थापना किया था। मंगोल राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा का जल इलाका एक भली भांति निर्धारित और सुपरिभाषित क्षेत्र था, जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। मंगोल समस्या ये था कि हिंदू कुश पर्वत द्वारा विभाजित काबुल, गजनी, कंधार रेखा पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण न केवल प्राकृतिक सीमाओं के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण था, अपितु यह भी एक सत्य थी कि यह मार्ग भारत को उस बड़े सिल्क मार्ग से जोड़ता था, जो चीन से मध्य एशिया एवं ईरान होकर गुजरता था। लेकिन मध्य एवं पश्चिम एशिया में होने वाले परिवर्तन के कारण नव स्थापित तुर्की राज्य इस कार्य को न कर सका। मंगल आक्रमणों के कारण उत्पन्न स्थिति ने दिल्ली के सुल्तानों के प्रसार को चिनाब नदी तक ही सीमित रखा, जबकि सतलज का क्षेत्र संघर्षों का मुख्य केंद्र बन गया। इस प्रकार सिंधु नदी भारत की एकमात्र सांस्कृतिक सीमा बनकर रह गई और सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रण रेखा केवल सिंधु नदी के पश्चिमी तक ही सीमित रखी। इल्तुतमिश ने पृथकता की नीति का अनुसरण किया। दिल्ली के सुल्तानों को मंगोल के खतरे का सामना तभी से करना पड़ा जब 1221 ईस्वी में मंगोलों ने ख्वारिज्म साम्राज्य का अंत कर दिया और चंगेज खां राजकुमार जलालुद्दीन मंगबर्नी का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आ पहुंचा था। और ये समझ लो कि मंगोल समस्या था। जलालुद्दीन को जब कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ा, तब उसने सिंधु नदी को पार किया और सिंधु के पूर्वी क्षेत्र में घुस गया। इल्तुतमिश मंगलों को भारत की सीमा तक पहुंच जाने के कारण नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन उसके लिए सिंधु क्षेत्र में मंगबर्नी की उपस्थिति भी समान रूप से महत्वपूर्ण थी। अता मलिक जुबैनी ने अपनी पुस्तक जो जहांगीर में लिखा कि इल्तुतमिश मंगबर्नी की उपस्थिति से उस खतरे का अनुमान कर लिया था, जिसके अनुसार मंगबर्नी उसके ऊपर अपनी सत्ता को स्थापित कर उसको नष्ट कर सकता था। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश भली-भांति सल्तनत की कमजोरियों से परिचित था। इन्हीं कारणों से बाध्य होकर इल्तुतमिश ने पृथकता की नीति को अनुसरण किया। इल्तुतमिश की पृथकता की नीति से तुष्टीकरण की नीति की ओर बदलाव उस समय हुआ जब सुल्तान की सीमाओं को लाहौर एवं मुल्तान तक बढ़ा दिया गया। इस नीति के कारण मंगोल आक्रमणों के सम्मुख सल्तनत प्रत्यक्ष तौर पर आ गई, क्योंकि अब दोनों के मध्यवर्ती राज्य नहीं रहा था। हमको इस तथ्य को भी ध्यान से रखना चाहिए कि अनाक्रमण की नीति का अनुसरण चंगेज खां के पुत्रों के बीच साम्राज्य के बंटवारे का परिणाम था, क्योंकि इससे उनकी शक्ति कमजोर हो गई थी। दूसरा कारण यह भी था कि ये भी था क्योंकि उस समय कोई भी कारण रहे हो, किंतु 1240 से लेकर 1266 के मध्य मंगोल ने प्रथम बार भारत पर अधिकार करने की नीति का अनुसरण किया और इसी के साथ एक दूसरे पर आक्रमण न करने के समझौते के परिणाम युग का अंत हो गया और इस दौरान सल्तनत को मंगोल से गंभीर खतरा बना रहा। इसका मुख्य कारण मध्य एशिया में होने वाला परिवर्तन था। और दिल्ली सल्तनत की नीति में विशेष परिवर्तन बलबन के सत्ता काल से हुआ। कुल मिलाकर यह विरोध का समय था। बलबन अधिकतर समय दिल्ली में ही रहा। उसकी मृत्यु ताकत मंगोल को रोकने में लगी रही और उसने उनको व्यास नदी से दूर रखने में सफलता भी प्राप्त की। बलबन ने मंगोल के विरुद्ध बल एवं कूटनीति दोनों का उपयोग किया। उसने अपनी सुरक्षा रेखा को मजबूत करने के लिए प्रयत्न किए। व्यास नदी के पार मंगोल के विस्तार को रोकने के लिए भूतिंडा, सुनाम तथा समाना के किलों की मरम्मत कराई। इस तरह दिल्ली के सुल्तान मंगोल समस्या की समाधान करने में सफल रहे और मंगोल
मंगलों अपने राज्य को बचाए रखने में सफलता प्राप्त किया। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। आपको जो मोस्ट क्वेश्चन मैंने करवाया, बहुत ही सारे मोस्ट क्वेश्चंस करवाए। ये हमारा पार्ट 1 है। इसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी कोई कुछ क्वेश्चंस और भी लेके आऊंगा। पार्ट 2 होगा हमारा। और आप लोग तब तक वेट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ को जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। अब पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, देख सकते हैं आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ आपको। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम में। आपको पता होना चाहिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में। और ये वीडियो आपका छूट गया था, इसे अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, आपको पता है ना स्टूडेंट्स, फ्री में दे रहा हूँ पीडीएफ। और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भूलना नहीं। पीडीएफ आपको मिलेगा स्टूडेंट्स टेलीग्राम में। और पीडीएफ में पासवर्ड लगा होगा मेरा, और पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में मैसेज करना होगा। और मैसेज डिसिप्लिन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ करोगे तभी मैं आपको पीडीएफ का पासवर्ड दूंगा, नहीं तो मैं आपको पासवर्ड नहीं दूंगा। क्योंकि एक टीचर एक स्टूडेंट से जो उम्मीद करता है वो उसे पूरा होना चाहिए। क्योंकि पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है भाई, ज्ञान अनुशासन में रहना भी बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है तो बेकार है पढ़ाई आपका। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में तय रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जस्ट प्लेस में बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक।